यस डियर स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू एंड वेलकम बैक टू ESKVP। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो आपसे कन्वर्सेशन होने वाला है वो है BA इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर को, और हम देखेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 7 को। यूनिट 7 में हम क्या देखेंगे बच्चों, हमने देख चुका है पहले ही इसके प्रीवियस क्लास में यूनिट 6, यूनिट 5 एंड यूनिट 4 को। यूनिट 4 में आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा कि सोफोक्लेस किस तरह से अपने फादर को मार के अपनी मदर से मैरिज कर लेता है, लेकिन वह एक ड्रामा था, यह रियल लाइफ में नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि यूनिट 7 जो हमारा है वो क्या रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे द रोमांटिक एज एंड द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी की बात करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या क्लू मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बात किया है क्या BA इंग्लिश थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर को लेकर के, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों। हमारा टॉपिक क्या है, ये टॉपिक की बात करेंगे तो हमारा टॉपिक रहने वाला है द रोमांटिक एज एंड द 19th सेंचुरी। और इसके अंदर हमें जो टॉपिक मिलेंगे मेन इंपॉर्टेंट, उसको हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ द विक्टोरियन लिटरेचर एंड द इसके अंदर आएगा प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल। यानी कि विक्टोरियन जो लिटरेचर है, विक्टोरियन लिटरेचर के अंदर प्रोज भी मिलेगा आपको, पोएट्री भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, और ड्रामा के साथ साथ आपको नॉवेल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब उसको हम पढ़ लेंगे तो फिर हमें मिलेगा इसमें प्री रैफिथलाइट, यानी कि प्री रैफिथलाइट में पोएट्री भी मिलेगा। फिर नटी 19 का नाम आप सभी लोगों ने BA सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा, और ये आपका 5th सेमेस्टर चल रहा है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे इसमें सबसे पहले जो हमारा आएगा लेक्चर, उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें। तो हम रोमांटिक एज की बात करेंगे। रोमांटिक एज क्या होता है बच्चों, रोमांटिक एज की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे इसका जो बिगनिंग है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड होता है हमारा 1798 है ना। और रोमांटिक जो युग है वो लगभग 1798 जो BC है, यानी कि ईसा पूर्व है, उसमें अगर हम मेन राइटर की बात करें तो वर्ड्सवर्थ, यानी कि उनका नाम ही रहता है, वुडवर्थ नाम है उनका, लेकिन हम उनको वर्ड्सवर्थ के नाम से ही जानते हैं, जो कोलिज की पुस्तक को लिखे थे और लिरिकल बैडलेट्स में इसका प्रकाशन भी स्टार्ट किए थे। तो देखेंगे बच्चों, द रोमांटिक इज द बिगिनिंग अराउंड, यानी कि 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स बाय द वर्डवर्थ एंड द कोलब्रिज। एंड सेकेंड ऑफ अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे इट वाज द ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट द एज ऑफ द रीजन अगस्टन नियो क्लासिकल एज। एंड द नियो क्लासिकल की एज की अगर हम बात करेंगे तो नियो क्लासिकल में आप सभी ने देखा था कि उसमें भावना को, कल्पना को और नेचर से सारी चीज़ों को हमने मतलब रिलेट किया था। और आगे चलते हैं तो देखेंगे कि जो हमारा ये न्यू क्लासिकल एज है, यानी कि नव शास्त्रीय युग है, इसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई थी, वह क्या कहलाती है। तो जो प्रतिक्रिया हुई थी, यानी कि रोमांटिक एज में इसको हम एम्बैरेस जब करते हैं, इसके इमोशन से जोड़ते हैं, वही चीज़ हमने हम बताया अभी, इसको इमेजिनेशन से जोड़ते हैं, इसके नेचर से जोड़ते हैं, इंडिविजुअल से जोड़ते हैं, यानी कि आदमी के भावनाओं से जोड़ते हैं, उसके कल्पनाओं से जोड़ते हैं, और प्रकृति में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसके थॉट्स होते हैं, ह्यूमन नेचर होता है ऐसा सोचना, सारी चीज़ों पर ये डिपेंडेंसी होती है, यानी कि ये डिपेंड रहता है। अब आगे हम चलेंगे और हम देखेंगे क्या हमें क्या मिलने वाला है बच्चों। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, है ना। ग्रेविटी इंस्पायर्ड ऑफ द रोमांटिक राइटर कहेंगे। अगर हम रोमांटिक राइटर यानी कि फ्रेंच की बात करेंगे तो देखेंगे कि फ्रांसीसी जो क्रांति थी, है ना, फ्रांसीसी क्रांति ने रोमांटिक लेखकों को गहराई से क्या किया था, प्रेरित किया था। रोमांटिक पोइट्स बिलीव्ड इन द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड द हार्ट ओवर लॉजिक, यानी रोमांटिक कवियों का जो विश्वास था कि मानव का मन, हृदय की शक्ति तर्क से अधिक होती है। क्या होता है इसमें, मानव की जो हृदय होती है वो तर्क शक्ति से कहीं अधिक होती है, ऐसा मानना था रोमांटिक पोइट्स का, वैसा वो बिलीव भी करते थे। अगर मेजर पोइट्स की बात करें बच्चों, तो मेजर पोइट्स में हम देखेंगे कि इसमें जो कॉलेब्रिज है, लॉर्ड बैरन है, यानी कि PB शेले की बात करें, जॉन कीट्स की बात करें,
तो रोमांटिक युग एक ऐसा प्रभावशाली साहित्यिक युग था जो भावना, स्वतंत्रता, प्रकृति और रचनात्मक पर आधारित था। तो क्या कहेंगे हम? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर ऑफ द कॉलब्रिज, लॉर्ड बैरन यानी पीबी शैले, जॉन केट्स, ये क्या करते थे? स्वतंत्रता, प्रकृति और रचनात्मक सारी चीज़ों पे ये आधारित करते थे अपनी राइटर्स को, यानी कि अपने जो पोएट्स रहते थे और जो पोएट्री रहते थे, जो इनके प्रोज रहते थे, सारी चीज़ों को। अगर 7 पॉइंट की बात करें बच्चों, तो इसमें हम जो स्पिरिचुअल मिलता है, स्पिरिचुअल में क्या क्या चीज़ें फोर्स होती हैं, तो फोर्स में अगर हम देखेंगे तो वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि सेलिब्रेटेड नेचर ऑफ द मोरल गाइड, है ना, स्पिरिचुअल फोर्स, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने जो प्रकृति की नैतिक मार्गदर्शक और आध्यात्मिक सत्य के रूप में जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की थी, वही इस शक्ति का क्या करता है? एक प्रस्तुत रूप ले लेता है। Shelley and Byron focused on the revelation freedom of the social injustice, यानी कि शैली जो थे, शैली और बैरन जी की अगर हम बात करें, शैली एंड बैरन, इन्होंने विद्रोह, स्वतंत्रता और सामाजिक अन्याय पर क्या किया था? अपना ध्यान केंद्रित किया था। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि जो शैली जी और बायरन जी थे, इन्होंने क्या किया था? तो विद्रोह और स्वतंत्रता, यानी जब विद्रोह और स्वतंत्रता का एक सामाजिक अन्याय बना था तो उस पर इन्होंने क्या किया था? कॉन्सेंट्रेट किया था, यानी कि अपना ध्यान केंद्रित किया था। आगे चलेंगे बच्चों और इसी क्रम में देखेंगे कि हमें मोरालिटी और क्या क्या मिलती है इसमें। मोरालिटी की बात करेंगे तो देखेंगे कि इसमें एक कीट्स नाम के राइटर थे जिन्होंने अपने मतलब इस बुक में, इस राइटर के माध्यम से, इस लेखन के माध्यम से बताया कि सौंदर्य कला, मृत्युशीलता को किस तरह से महत्व दिया जाता है, यानी कि कीट्स एम्बैरेस्ड ऑफ द ब्यूटी आर्ट एंड द मोरालिटी। I know you know very well. Romantic prose also developed through easy criticism and the fiction, यानी कि रोमांटिक गद्य जो होता है वो निबंध, समालोचना और कथा के साहित्य के रूप में अक्सर विकसित हुआ है। कब हुआ है बच्चों? ये टाइम पीरियड क्या रहता है? हमेशा रोमांटिक एज में ही रहता है, रोमांटिक एज में ही इसको लिखा जाता है और ये इसका डेवलप ऐसे भी कहा जाता है। और आगे चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा इसमें? देखेंगे हम कि इसका जो 19th सेंचुरी आएगा, यानी कि हमने रोमांटिक एज देख लिया। अब रोमांटिक एज के बाद जो हमारा आता है टाइम पीरियड, वो क्या आता है बच्चों? वो आने वाला रहता है 19th सेंचुरी, जिसे हम 19th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। 19th सेंचुरी 19th सेंचुरी के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है? 19वीं सदी की शुरुआत होती है और उपन्यास के जितने भी प्रमुख लेखक रहते हैं उनका एक विधा बनाया जाता है इसके अकॉर्डिंग। इसमें हम देखेंगे इन द अर्ली 19th सेंचुरी नोवेल राइटिंग द बिकम डोमिनेट, यानी कि हमने वही बताया कि इसमें जो 19वीं सदी होती है उसकी शुरुआत होती है, इसमें उपन्यास के जो लेखन होते हैं उनका एक प्रमुख यानी कि इम्पोर्टेंस विधा बनाया जाता है। अगर हम मेजर नॉवलिस्ट की बात करें तो आपको पता है कि नॉवल एक उपन्यास होता है, और हम नॉवलिस्ट की ही बात करेंगे तो नॉवलिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि पीबी शैले होते हैं, और पीबी शैले के बाद हमारे जो सेकेंड राइटर आते हैं वो होते हैं मैरी शैले, जिसे हम मैरी शैले के नाम से जानते हैं। लेकिन और इसमें एक हमारे जो मेन उपन्यासकार हैं, यानी कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट कह सकते हैं, तो जेन ऑस्टिन जी का नाम आता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। अगर हम मेजर नॉवलिस्ट की बात करें बच्चों तो देखेंगे कि हमारा जो मेजर नॉवलिस्ट है वो मेजर नॉवलिस्ट क्या कहलाता है? मेजर नॉवलिस्ट आएगा इसमें जेन ऑस्टिन जी आ जाएंगे, और मैरी शैली अभी हमने बताया कि हमारे मेन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट कह सकते हैं। इसमें ये IMP भी होता है आपके लिए, यहाँ पे इसको आप भूलेंगे नहीं। मेजर नॉवलिस्ट जेन ऑस्टिन, मैरी शैली, सर वॉल्टर स्कॉट। यही अगर कभी कभी पूछा जाता है कि आप अपने मेजर नॉवलिस्ट को बताएंगे तो नाम 3 आते हैं जिनको आपको नहीं भूलना है, जिनका नाम है जेन ऑस्टिन, मैरी शैली एंड द सर वॉल्टर स्कॉट। ओके बच्चों, आगे सी रोमांटिक एज में हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। अभी तो उपन्यास के बारे में आपने देखा ही। द रोमांटिक एज द फेडेड बाय द 1830s, यानी कि 1830 से लेकर के गिविंग वे टू द विक्टोरियन इरा।
ये जो 1830 का दशक था, यानी कि 1830 के दशक तक का जो रोमांटिक युग था वो समाप्त होने लगा था धीरे धीरे, और किसकी तरफ बढ़ रहा था, विक्टोरियन युग की तरफ। जब ये 1830 का जो दशक था वो धीरे धीरे जब समाप्त होने लगा और विक्टोरियन समाप्त हो गया, तो किसकी शुरुआत हुई थी बच्चों, विक्टोरियन युग की शुरुआत होने लगी थी। किसके बाद, 1830 के दशक के बाद। और अगर हम इसी में आगे बात करेंगे कि इसके जो कंक्लूजन निकलते हैं रोमांटिक एज के बच्चों, तो रोमांटिक एज में जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या क्या चीज़ों को दर्शाता है, किन 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 बातों को बताता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। द रोमांटिक एज, वेट अ मिनट बच्चों, The Romantic Age was a powerful literary period of the focused on the emotion, freedom, nature and the creative spirit। यानी कि ये जो रोमांटिक एज है वो एक पावरफुल लिटरेचर को बताता है, फोकस्ड इमोशन को बताता है, फ्रीडम को बताता है, नेचर को बताता है, और इसमें कुछ लिटरेचरी पीरियड भी आते हैं जिसको वो क्रिएटिव स्पिरिट के माध्यम से दर्शाता है। ओके बच्चों, तो ये था आपका रोमांटिक एज। अब हम चलते हैं अपने ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर की तरफ। तो व्हाट इज द ग्रोथ विक्टोरियन लिटरेचर। ग्रोथ विक्टोरियन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो देखेंगे इसमें जेनस कवर्ड आते हैं, है ना, कुछ जेनस कवर्ड आते हैं, कुछ प्रोज आते हैं, कुछ पोएट्री आते हैं, कुछ ड्रामा आता है, कुछ ड्रामा के बाद कुछ नोवेल भी आते हैं इसमें, जो हमेशा आपको मिलता ही रहता है, चाहे वो रोमांटिक एज हुआ चाहे वो विक्टोरियन एज हुआ, है ना। और आप अब पढ़ रहे हैं रोमांटिक के बाद विक्टोरियन लिटरेचर। तो विक्टोरियन लिटरेचर की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड में हम देखेंगे 1837 से लेकर के 1901, यानी कि क्वीन विक्टोरियन एरा भी इसको कहते हैं और क्वीन विक्टोरिया रीजन भी कहते हैं इसको। ओके, तो टाइम पीरियड आपको नहीं भूलना है। और आगे अब हम देखेंगे द विक्टोरियन एज बिगिन इन द 1837 विद द क्वीन विक्टोरिया कोरोनेशन, है ना, कोरोनेशन। अगर विक्टोरियन युग की बात करें बच्चों तो देखेंगे कि विक्टोरियन युग जो होता है वो 1837 में क्वीन यानी कि रानी विक्टोरिया के राज तिलक के साथ शुरू हुआ था। किसके साथ शुरू हुआ था बच्चों, तो देखेंगे कि द विक्टोरियन इज बिगिन इन द 1837 विद द क्वीन विक्टोरिया कोऑर्डिनेशन, है ना, ये इनके राज तिलक के साथ स्टार्ट हुआ था। अब आगे चलेंगे और देखते हैं इसी क्रम में हमें मिलेगा इट वॉज द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड द सोशल रिफॉर्म इन द ब्रिटेन, यानी कि यह इंग्लैंड में एक औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक सुधारों का क्या था, एक दौर था। यह इंग्लैंड में औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक सुधारों का एक दौर था, जिसे हम क्या कहते हैं, विक्टोरियन इरा, यानी कि उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक पार्ट होता है। अगर लिटरेचर रिफ्लेक्टेड की इसमें बात करें तो लिटरेचर जो रिफ्लेक्टेड होता है उसके मोरल वैल्यू क्या होते हैं, मोरल वैल्यू में भी देख लेंगे। तो लिटरेचर रिफ्लेक्टेड मोरल वैल्यू रिलाइज ऑन द कॉन्कर्न अबाउट क्लास एंड द सोसाइटी। साहित्य ने नैतिक मूल्यों, यानी कि यहाँ पे जो साहित्य की बात कर रहा है, जो लिटरेचर की बात कर रहा है, वहाँ पे नैतिक मूल्य, है ना, नैतिक मूल्य को और उसके यथार्थवाद को, उसके वर्ग को, उसके समाज से जुड़ी सारी जो चिंताएं हैं उसको इसमें मेंशन किया गया है, उसकी चिंताओं को दर्शाया गया है। अब आपको पता है कि प्रोज क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोज। तो आपको प्रोज और पोएट्री में डिफरेंस करना हमने सिखाया है कि प्रोज क्या होते हैं और पोएट्री क्या होते हैं, है ना। तो प्रोज आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे आप प्रोज गद्य को देख रहे हैं और गद्य में क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। गद्य की बात करें तो बच्चों हम विक्टोरियन इरा पढ़ रहे हैं तो हम विक्टोरियन इरा को ही देखेंगे। और विक्टोरियन प्रोज बिकम रिच थ्रू एसे क्राइटिज्म ऑफ द जर्नलिज्म, यानी कि विक्टोरियन गद्य जो है वो निबंधों, आलोचनाओं और पत्रकारिता के माध्यम से समृद्ध हुआ है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट, है ना, कि विक्टोरियन जो इरा है, विक्टोरियन जो प्रोज है वो किस तरह के आलोचना से, किस तरह के पत्रकारिता से शुरू हुआ था। तो विक्टोरियन प्रोज आप आंसर देंगे, लेकिन कभी कभी पूछता है कि विक्टोरियन प्रोज के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो एसे थे, क्राइटिज्म था और जर्नलिज्म, यानी कि उसका आलोचना था, उसका पत्रकारिता था और उसका गद्य निबंध था। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट।
अब हम चलते हैं फेमस प्रोज राइटर पे, यानी कि जो विक्टोरियन इरा के फेमस प्रोज राइटर थे वो कौन कौन से थे बच्चों। तो फेमस प्रोज राइटर की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे थॉमस हमारे थे, थॉमस कॉलाकाइल नाम था इनका, और दूसरे हमारे जो थे फेमस राइटर उनका नाम था जॉन रस्किन। यस बच्चों, जॉन रस्किन जी बहुत ही फेमस प्रोज राइटर थे, और वो भी किस इरा के थे, तो वो इरा था हमारा विक्टोरियन इरा। अगर हम थर्ड ऑफ फेमस राइटर प्रोज की बात करें तो देखेंगे उसमें मैथ्यू अर्नोल्ड जी थे। क्या नाम था उनका, मैथ्यू अर्नोल्ड जी थे। तो विक्टोरियन इरा के हमें 3 फेमस प्रोज राइटर मिल गए, जिनका नाम हमने देखा, जिनका नाम है थॉमस कॉलाइल, एंड सेकेंड ऑफ हैं जॉन रस्किन, एंड थर्ड ऑफ हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। और आप ऑन स्क्रीन देख ही रहे हैं, सारा नाम आपको लिखा हुआ मिल रहा है। फेमस प्रोज राइटर ये भी हमने बताया, थॉमस कॉलाइल हैं, फिर जॉन रस्किन हैं, और यहाँ पे आपको मिल गए हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, अब प्रोज फोकस की हम बात करेंगे कि प्रोज फोकस रिलीजन्स क्या है, व्हाट इज द प्रोज फोकस रिलीजन्स। तो देखेंगे यहाँ पे कि प्रोज फोकस ऑन रिलीजन, सोसाइटी, एजुकेशन एंड द मोरालिटी, यानी कि गद्य ने क्या किया था, धर्म पे, समाज पे, शिक्षा पे, नैतिकता पर ध्यान केंद्रित किया था। गद्य हमेशा क्या करता है, गद्य हमें धर्म, समाज, शिक्षा, नैतिकता और हमारे अटेंशन को क्या करता है, केंद्रित करवाता है। ओके, ऑल राइट बच्चों, तो कैसा लग रहा है क्लास, आप बीच बीच में बताते रहेंगे। और आगे चलेंगे अब हम पोएट्री। तो हमने आपको क्या बताया बच्चों कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन, वेट अ मिनट, यहाँ अगर हम डिफरेंस बिटवीन की बात कर लें बच्चों, डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज एंड पोएट्री, यस प्रोज एंड पोएट्री। तो प्रोज आपको पता है कि हमने गद्य की बात की, लेकिन कौन से इरा में बात की, तो हमने विक्टोरियन इरा देखा। यस डियर स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, जिसमें हम प्रोज को जानते हैं कि गद्य होता है, और पोएट्री को हम कविता के नाम से जानते हैं, यानी कि पोएम को हम बहुत पहले पढ़ते थे कि पोएम मीन्स कविता होता है, लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं, है ना। तो पहले पोएम मीन्स कविता पढ़ते थे, लेकिन अभी पोएम मीन्स कविता नहीं है, अभी पोएट्री मीन्स कविता होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आगे हम अगर देखेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि जो हमारा विक्टोरियन एरा चल रहा है ना, विक्टोरियन एरा में हम देखेंगे कि विक्टोरियन पोएट्री वाज द मोर फॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टिव एंड द रोमांटिक पोएट्री। मीन्स क्या है बच्चों, अगर मीन्स की हम बात करें तो देखेंगे कि हमारा जो विक्टोरियन कविता है वो रोमांटिक कविता से कहीं अधिक और औपचारिक रूप से क्या है, विचारशील थी। लेकिन अब हम अगर इसमें कुछ थीम्स को इंक्लूड करेंगे, कुछ थीम्स इसमें इंक्लूड करेंगे, तो थीम्स इंक्लूड करने के बाद क्या निकल के आता है उसको भी देख लेते हैं फटाफट, कि थीम्स इंक्लूडेड डॉव्स फेथ, नेचर, लव एंड द प्रोग्रेस, यानी कि जो उसमें थीम्स थे, जो उसके विषय वस्तु थे, वो किस पे थे, फेथ पे थे, यानी डॉव संदेह पे था, फेथ आस्था पे था, नेचर प्रकृति पे था, लव प्रेम पे था, और प्रोग्रेस क्या है, जो उसकी प्रकृति थी वो। तो हमने उसका थीम भी देख लिया कि संदेह, आस्था, प्रकृति, प्रेम और प्रकृति का वो थीम था। और अब हम मेजर पोएट को देखेंगे कि जो हमारा मेजर पोएट था वो क्या था। मेजर पोएट की अगर हम बात करें तो बच्चों, तो आप पहले ही जान चुके होंगे, और इसको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताया भी है कि जो हमारा मेजर पोएट है, मेजर पोएट में हम देखेंगे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन नाम था, और एक हमारे दूसरे जो राइटर थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग, है ना। थर्ड हाफ में अगर हम देखें तो एलिजाबेथ ब्राउनिंग, और फोर्थ हाफ में हम देखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड जी थे। तो मेजर पोएट में हमें कौन कौन मिले बच्चों, मेजर पोएट में हमें मिले अल्फ्रेड लॉर्ड, यस ऑल राइट, अल्फ्रेड लॉर्ड मिले। सेकेंड में हमें मिले यहाँ पे लॉर्ड टेनिसन, और थर्ड में हमें मिले रॉबर्ट ब्राउनिंग, और यहाँ पे देखेंगे एलिजाबेथ ब्राउनिंग है और मैथ्यू अर्नोल्ड हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे पोएट। अब हम चलते हैं अपने ड्रामा की तरफ। यहाँ पे नाटक भी मिलेगा आपको, है ना, इसी विक्टोरियन एरा में नाटक भी मिलेगा। तो नाटक में क्या क्या चीजें मिलेंगी, जो विक्टोरियन एरा का ड्रामा है, विक्टोरियन एरा में ही देखेंगे हम फटाफट नाटक। विक्टोरियन ड्रामा वाज द इंटेंशनली वीक बट द रिवाइव्ड टू द एंड ऑफ द सेंचुरी, यानी कि शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में विक्टोरियन नाटक कमजोर था, है ना। विक्टोरियन का जो नाटक था वो स्टार्टअप में क्या था, थोड़ा वीक था, बट
जब जैसे जैसे सदी थोड़ी थोड़ी अंत में बीतती गई वैसे वैसे उसका रेजोनेंस हुआ, कैसा हुआ, उसका पुनर्जागरण हुआ, किसमें, विक्टोरियन एरा में, यानी विक्टोरियन ड्रामा में। थीम शिफ्टेड की बात करेंगे, अगर हम थीम शिफ्टेड की बात करें तो देखेंगे थीम शिफ्टेड हमारा क्या हो जाएगा इसमें, थीम शिफ्ट, वेट वेट वेट, थीम शिफ्टेड फ्रॉम द रोमांस टू द सोशल इशू एंड द रियलाइज्म, यानी कि विषय रोमांस से हट के सामाजिक मुद्दों और यथार्थवाद की ओर क्या है, आगे बढ़ने का है। किस तरह का थीम है बच्चों, थीम है रोमांस से हटकर हमें सामाजिक यानी कि जो सोशल इशू हैं उसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट अगर हम ड्रामेटिस्ट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑस्कर वाइल्ड का जी का नाम, ऑस्कर वाइल्ड जी का नाम, ऑस्कर वाइल्ड। इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट कौन से हैं हमारे, ऑस्कर वाइल्ड जी हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बीइंग ईयरनेस्ट, है ना, एंड द टी.डब्ल्यू. रॉबर्टसन, यस। अगर हम इम्पॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं ऑस्कर वाइल्ड जी आते हैं। और अगर हम इसमें आगे चलेंगे कि ऑस्कर जो हमारे वाइल्ड जी थे वो उन्होंने क्या किया था, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द बीइंग अर्निएस्ट इसमें इनका ड्रामेटिस्ट था। और अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो टी.डब्ल्यू. जी थे, जो रॉबर्टसन नाम था इनका, वो भी इसमें ड्रामाटिस्ट में शामिल थे। नॉवेल की बात करें बच्चों तो नॉवेल भी देख लेंगे हम, नॉवेल क्या है। तो नॉवेल की अगर हम बात करें तो देखेंगे द नॉवेल बिकम द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेचर फॉर्म इन द विक्टोरियन इरा, यानी कि विक्टोरियन युग में उपन्यास सबसे प्रमुख साहित्य विधा का क्या बन गया था, एक साहित्यिक विधा बन गया था। विक्टोरियन युग में उपन्यास सबसे प्रमुख क्या बना था, एक साहित्यिक विधा बन गया था। और अगर हम नॉवेल फोकस्ड ऑन सोशल क्राइसिस में, यानी मोरालिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड द वुमेन रोल्स की बात करें तो उसको भी हम देखेंगे कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, यानी कि जो हमारा नॉवेल्स है, उपन्यास का सामाजिक आलोचना है, वो कह रहा है सामाजिक आलोचना कि मोरालिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड द वुमेन रोल्स, यानी कि महिलाओं की भूमिका पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मेजर नॉवेलिस्ट क्या है बच्चों, मेजर नॉवेलिस्ट की बात हम कर रहे हैं तो इसमें भी हम मेजर नॉवेलिस्ट को देख लेते हैं, जिसमें हमारे चार्ल्स डिकेंस जी आते हैं। मेजर नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस, यानी जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, एमिली बॉर्नेट, और इसमें आते हैं हमारे सॉलिड ब्रॉन्टे, है ना, इसमें हमारे सॉलिड ब्रॉन्टे जी आते हैं, सॉलिड ब्रॉन्टे, ये इनका नाम है। तो मेजर नॉवेलिस्ट कौन कौन हुए बच्चों, मेजर नॉवेलिस्ट हम देखें कि चार्ल्स डिकेंस जी हैं, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे जॉर्ज एलियट जी हैं, थर्ड में हम देखेंगे थॉमस हार्डी जी हैं, और इसमें है एमिली ब्रॉन्टे, और लास्ट में हमारे हैं सॉलिड ब्रॉन्टे, ओके, सॉलिड ब्रॉन्टे, ये हमारे मेजर नॉवेलिस्ट हैं। मेजर नॉवेलिस्ट को देखने के बाद अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मतलब इस सारे नॉवेलिस्ट को पढ़ने के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पे विक्टोरियन लिटरेचर गिव इन ऑल जीनस ब्लेडिंग मोरल सीरियसनेस विद द रियलिज्म एंड द सोशल रिफॉर्म, यानी कि विक्टोरियन जो साहित्य है वो क्या है, सभी विधाओं में विकसित हुआ है। विक्टोरियन साहित्य सभी विधाओं में विकसित हुआ है, जिसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, रियलिज्म एंड द सोशल रिफॉर्म, यानी कि नैतिकता भी मिली है, और इसमें सामाजिक सुधार भी मिला है, सुंदर मेल भी देखने को इसमें मिला है। ओके, अब हम प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की बात करें तो प्री रेफेलाइट क्या होता है बच्चों, प्री रेफेलाइट में चलेंगे और हम इसमें देखते हैं इसके कुछ आर्टिस्ट को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो प्री रेफेलाइट क्या है, प्री रेफेलाइट में हम देखेंगे प्री रेफेलाइट वाज द फाउंडेड ऑफ द 1848 बाय अ ग्रुप ऑफ द इंग्लिश आर्टिस्ट एंड द पोएट्स। यस, जो प्री रेफेलाइट हैं वो ब्रदरहुड की स्थापना कब किए थे, तो ब्रदरहुड की स्थापना किए थे 1848 में, जो कुछ अंग्रेज कलाकारों और उनके कवियों के साथ मिलकर हुए थे। तो ये हमारा था प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। ओके बच्चों, फिर हम देखेंगे इसके गोल्स। ओके, इसके गोल्स को हम देखेंगे और बीच बीच में आप बताते रहेंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी शायद मज़ा आ ही रहा होगा,
है ना। Their goals were the return of the simplicity of the detail and the spirituality of the art before of the Raphael Italian painter. The goal was the return of the simplicity, यानी कि उनका उद्देश्य जो था वो राफेल जी का वो एक इतावली चित्रकार के रूप में था। किस में था? एक इतावली चित्रकार के रूप में था जो एंड आर्ट बिफोर रैफल इटालियन पेंटर, जो पहले से क्या करते थे, पहले की कला की सरलता से विवरण करते थे और आध्यात्मिकता को क्या करते थे, वापस लेकर आते थे। यस बच्चों, इन अ पोएट्री की बात करें अगर हम इन अ पोएट्री, तो इन अ द पोएट्री क्या होगा, फोकस्ड ऑन द इन द पोएट्री ऑफ द दे फोकस्ड ऑन द मिडाइवल थीम्स, रोमांटिक इमेजरी एंड द रिच सिम्बोलिक्स, यानी कि कविता में उन्होंने मध्ययुगीन विषयों को, जैसे रोमांटिक है ना, जैसे रोमांटिक हो गया, रोमांटिक कल्पना हो गया, और कुछ गहरे प्रतीकों पर भी उन्होंने ध्यान दिया था। अब आगे चलेंगे हम और हमें मिलता है इसके कुछ स्टाइल के बारे में भी हम देख लेते हैं। स्टाइल मानने वाला स्टाइल नहीं है, यहाँ पे स्टाइल का बात कुछ अलग है जिसको हम शैली कहते हैं। देयर स्टाइल वाज द सेंचर ऑफ द इमोशनल एंड द आफ्टर नॉस्टैल्जिक, यानी सी उनकी जो शैली थी वो कैसी थी, संवेदनशील थी, भावनात्मक थी, और अक्सर कैसा करती थी, हमेशा अतीत प्रेमी होती थी। कैसी होती थी बच्चों? अतीत प्रेमी होती थी। यस, देयर पोएम्स ऑफ द एक्सप्लोर्ड थीम्स लाइक अ ब्यूटी, लव, डेथ, मिथ एंड द मिडाइलिज्म, उनकी जो कविताएं थी वो किस तरह से थी? उनकी कविताएं सौंदर्य, प्रेम, मृत्यु, पौराणिकता और मध्ययुगीनता जैसे विषयों की खोज करती रहती थी। ये इनके एक्सप्लोर्ड थीम थे बच्चों। एक्सप्लोर्ड थीम में अब हम देखेंगे कि हमारा जो इसमें पोइट्री का कैरी बनता है वो किस तरह से था। तो इसमें एक क्रिस्टीना रहती है ना, इसमें एक क्रिस्टीना रोसिटी रहती हैं जो कविताओं को क्या करती हैं, आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों से क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा डीपली गहराइयों से जोड़ती हैं। क्रिस्टीना रोसिटो जी इस कविता में आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों को गहराइयों से क्या करती हैं, जोड़ती हैं, जिसमें क्रिस्टीना रोसिटे एंड द पोइट्री आल्सो कैरिड स्पिरिचुअल ऑन द रिलीजियस डेप्थ। हमने क्या कहा, आध्यात्मिक और गहराई दोनों को क्या करती हैं, रिलीजियस दोनों को डीपली जोड़ती हैं। अब हम चलते हैं लास्ट में नटी 19s की तरफ, जिसमें हम जानते हैं शरारती 90 का दशक जिसे हम कहते हैं, ऐसे मतलब एक मजाक की भाषा में भी बोल सकते हैं इसको हम, सेकेंड ऑफ द नटी 19, जिसे हम शरारती 90 का दशक कहते हैं, यानी कि 1890 इसको हम बोलते हैं। अगर अपने भाषा में हिंदी में हम कहें तो इसे हम क्या कहते हैं, 90 का दशक। क्या बोलते हैं बच्चों? 90 का दशक कहते हैं, जिसे हम नटी 19 के नाम से जानते हैं। अब नटी 19 में क्या होता है, नटी 19 में हम देखते हैं कि इंग्लिश का जो लिटरेचर होता है वो अक्सर 90s कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि 1819 द इंग्लिश लिटरेचर आर द ऑफ्टन कॉल्ड ऑफ द नटी 90s। अंग्रेजी साहित्य में 1890 का जो दशक होता है उसे अक्सर हम क्या कहते हैं, नटी 19s के नाम से जानते हैं, या इसे पुकारते हैं, या इसका नामकरण किया गया, कुछ भी आप कह सकते हैं। इट वॉज अ पीरियड मार्क्ड बाई द डेकाडेंस ऑफ द, यहाँ पे हो जाएगा ऑफ द रियलिज्म अगेंस्ट विक्टोरियन मोरालिटी, यानी कि यह जो युग था ये कैसा युग था, ये युग था नैतिक पतन का, सौंदर्यवादी आंदोलन का और विक्टोरियन नैतिकता के विरुद्ध विद्रोह से जुड़ा हुआ। ओके, अब राइटर बिलीव्ड की बात कर लेंगे बच्चों। तो राइटर बिलीव्ड में अगर हम देखेंगे, राइटर बिलीव्ड हमारा क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है। राइटर बिलीव्ड अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लेखक थे उनका मानना क्या था कि आर्ट ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट फॉर आर्ट, कला केवल कला के लिए नहीं है, बल्कि यानी कि दैट्स आर नीड नॉट टीच ऑफ द प्रीच। ठीक है, तो लेखकों का जो मानना था वो क्या था कि कला केवल कला के लिए नहीं है, बल्कि कला को उपदेश देने की क्या है, नीड है, जरूरत है। ओके, दैट आर नीड नॉट टीच फॉर प्रीच।
आगे अब हम लास्ट देख लेंगे फटाफट, क्योंकि हमारा ये जो यूनिट है यूनिट 7 वो कंप्लीट होने वाला है बच्चों। आप खुश हो जाइए फटाफट, क्योंकि आपको फुर्सत मिलने वाली है इस लेक्चर से। द मूवमेंट वैल्यूड ब्यूटी, सेंसिटाइजेशन एंड द इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ओवर सोशल ड्यूटी। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि जो सौंदर्य है, जो संवेदना है और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के सामाजिक कर्तव्य से कहा गया था, कुछ ऊपर रखा गया था। मेजर फिगर की बात करें अगर हम, तो मेजर फिगर में देख लेंगे कि मेजर फिगर जो था वो ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा किया गया था, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर। यस बच्चों, तो हम देखेंगे जो हमारा मेजर फिगर है यानी कि ऑस्कर वाइल्ड की अगर हम बात करें, ऑस्कर वाइल्ड है, इसमें आरबे बियर्ड स्लेइंग है, अर्नेस्ट डॉनसन है, आर्थर साइमंस हैं। तो ये सारे क्या हैं, मेजर फिगर के मेन राइटर्स कहलाते हैं। अगर हम इनके वर्क की बात करें कि जो हमारे मेन राइटर हैं उनके मेन वर्क क्या हैं, तो मेन वर्क में हम फटाफट देख लेंगे कि देयर वर्क्स ऑफ्टन फीचर थीम्स ऑफ द इरोटिज्म ऑफ द मेलनहॉली एंड द एस्थेटिक ब्यूटी, यानी कि उनके साहित्य में जो कामुकता थी, जो उदासी थी और उनका सौंदर्य जो था वो किस तरह से था, एक चित्रण प्रमुख के रूप में कार्य करता था, यानी उनका जो सौंदर्य था वो बहुत ही चित्रित रूप से बनाया गया था। ऑस्कर वाइल्ड की और आगे इसमें हम देख लेते हैं तो थोड़ी सी बात करेंगे कि जो ऑस्कर वाइल्ड जी थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट नहीं ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं, बहुत ब्रिलियंट कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के थे और बहुत ही भव्य शैली में उन्होंने क्या किया था, इस युग का एक प्रतीक बना दिया था, जिससे क्या हुआ ये आज तक चलता आ रहा है और आप सभी देख भी पा रहे हैं, है ना। आज तक इनका बनाया हुआ ये अभी तक चल रहा है। हालांकि क्या होता है, विवादास्पद से नटी 90s ने आधुनिक साहित्य को गहराई से क्या किया था, इफेक्ट डाला था, वही बताया हमने कि बहुत डीपली प्रभाव दिया था। अब लास्ट में हम इसके कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं कि कंक्लूजन क्या रहने वाला है, इसमें कंक्लूजन क्या रहने वाला है। कंक्लूजन को देखेंगे तो प्री रैफेलाइट पोएट्री वॉज द सेलिब्रेटेड ब्यूटी एंड द मेडिवल आइडल्स नटी 90s ऑफ द रेबलेड विद द बोल्ड आर्ट एंड द इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जो प्रे राइफलाइट थे वो कविता ने क्या किया था, सौंदर्य और मध्ययुगीन आदर्शों की प्रशंसा की थी, जबकि नटी 90s ने क्या किया था, साहसी कला और व्यक्तिवाद के साथ विद्रोह का काम किया था। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जो अभी तक आपने विक्टोरियन एरा पढ़ा और रोमांटिक एज पढ़ा, तो रोमांटिक एज में क्या किया गया था, साहसी कला का प्रदर्शन किया गया था, और जो हमारा विक्टोरियन एरा हुआ है उसमें क्या किया गया है, एक विद्रोह का कारण बना, यानी कि व्यक्तिवाद के साथ। तो ये क्लास बच्चों यहीं पे ख़त्म होती है और अब हम मिलेंगे आपके लास्ट यूनिट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 8, और वो बहुत ही मज़ेदार सेशन रहने वाला रहेगा, है ना, जिसमें आप फ्लाई करेंगे अच्छे से और खुश रहेंगे। तब तक बने रहिए इसी चैनल के साथ, और अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले देख लेंगे एएसकेवीपी के प्लेलिस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।